हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। तो हम पढ़ रहे थे भारत की खोज और उसमें दूसरा चैप्टर चल रहा था हमारा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत माता, जो उसका चैप्टर 2 का तीसरा सब टॉपिक है। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। इसमें नेहरू जी ने यह बताया है कि वे एक के बाद एक हमेशा सभा में जाया करते थे और जब भी वे किसी सभा में जाते थे तो अपने देश की चर्चा करते थे, लोगों को इस देश के बारे में बताया करते थे कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, देश में क्या चल रहा है। और वे हिंदुस्तान की और भारत की चर्चा करते। हिंदुस्तान और भारत का नाम जो पड़ा हुआ है वो जाति के संस्थापक भरत के नाम पड़ा हुआ है, जो कि एक संस्कृत नाम था। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। यानी वे देश की चर्चा, देश के बारे में अलग अलग बातें बताना, ये अधिकतर गांवों में करते थे। शहर में वे ऐसा नहीं करते थे क्योंकि वे मानते थे कि शहर के लोग कुछ रूप से आधुनिक है, यानी वे जानते हैं, उन्हें उतना बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांव के लोगों को, गांव के किसानों को, ट्राइबल्स को ये सभी बताना जरूरी होता था। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कह रहा है कि किंतु सीमित नजरिए वाले किसान, यानी कि ऐसे किसान जिनका नजरिया सीमित है, अर्थात वो अधिक दूर तक नहीं सोच सकते हैं। वो बस इतना ही सोचते हैं कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, हम लोग किस तरह से, क्या हमारा जीवन शैली है। वो देश के बारे में अधिकतर नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए उन्हें देश के बारे में बताना नेहरू जी समझ रहे हैं अपना दायित्व, अपना जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि मुझे अपने गांव के लोगों को अपने देश के बारे में बताना चाहिए। और यहाँ पे बाबत का मतलब होता है बारे में, यानी कि देश के बारे में बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। यानी हम सभी अंग्रेजों के गुलाम हैं और उससे मुक्ति के लिए हम सभी संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे इसका हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। यानी कि भारत में विविधताएं हर जगह देखी जाती है। भाषा की विविधता, खान पान की, जीवन शैली की, हर तरह की विविधताएं देखी जाती है यहाँ पे। तो वे बताते हैं कि किस तरह एक हिस्सा दूसरे से काफी अलग है और इतनी विविधताएं होने के बावजूद हमारा एक देश है, एक भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए। यानी कि मैंने उन लोगों को, मैं जब भी किसी भी हिस्से में जाता था तो मैं चारों दिशाओं के किसानों के बारे में चर्चा करता था, क्योंकि किसानों की समस्याएं लगभग समान थी। गरीबी, जो पुलिस होते थे, जमींदार, ये सभी तरह की समस्याएं होती थी, वो सभी जमींदार के साथ समान रूप से लागू होती थी। इसलिए जब वे पूर्व में जाते थे तो बाकी तीनों दिशाओं की, पश्चिम में जाते थे तो अन्य तीनों दिशाओं की। यानी कि वे पूरे देश की जनता के, पूरे देश के किसानों के बारे में चर्चा करते थे हर सभा में। और साथ ही उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए। यानी कि वे ये बताते थे कि केवल हम ही लोग ऐसा नहीं है जो आजादी चाहते हैं, ये समस्याएं सभी की है। इसीलिए जब हम इस संघर्ष से बाहर निकलेंगे, जब ये हमारा संघर्ष सफल हो जाएगा, अंग्रेजों को हम भगा पाएंगे, तो ये सभी के लिए अच्छी बात है। ऐसे नहीं कि केवल हम ही अपना संघर्ष, अपना ही स्वराज चाहते हैं कि हम अंग्रेजों से मुक्त हो जाए। नहीं, हम सभी के लिए चाहते हैं कि पूरे देश से अंग्रेज चले जाए और हम स्वराज के हिस्से हो जाए। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कैम्ब्रिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी।
जैसे मैंने बताया कि वे जहाँ भी दूर दूर तक यात्राएं करते थे और अधिकतर जब गांव में जाते थे, किसानों से मिलते थे, तो हर तरफ से एक ही समस्याएं आती थी, मतलब एक समान समस्याएं आती थी। वो क्या थी? गरीबी, कर्ज। अंते सबसे ज्यादा मेहनत किसान करते हैं, फिर भी सबसे गरीब वही होते हैं। कर्ज एक बार जो ले लेते हैं, फिर दोबारा वो कर्ज के एक चक्र में बंध जाते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है फसल खराब होने के बाद में वे कर्ज चुका नहीं पाते हैं, फिर वो कर्ज में दब जाते हैं बहुत ज्यादा। और निहित स्वार्थ, सेल्फिशनेस, जमींदार और महाजन तो जो उन्हें कर्ज देते थे वो हमेशा मतलब बोलते थे कि हमें कर्ज चाहिए, मतलब वापस। और अगर फसल खराब हो जाए तो वो चुका भी नहीं पाते थे। इस तरह से वो गरीबी में दबते चले जाते थे। भारी लगान, टैक्स बहुत ज्यादा था, और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। ये जो पुलिस के अत्याचार है, ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। यानी कि उस समय एक नियम बना दिया गया था कि अगर कोई किसान कर नहीं देता है तो उसे जेल में भेज दिया। यानी कि ये सब नियम के तहत था, कोई इसे रोकने वाला नहीं था, क्योंकि ये जो शासन की प्रक्रिया थी उसी के अंतर्गत ये सभी अत्याचार थोपे हुए थे। इसलिए सभी लोग चाहते थे कि उस शासन से हमें आजादी मिले, उस शासन से मुक्ति मिले। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं। उन्होंने ये कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर चले। यानी कि नेहरू जब भी जाते थे सभा में तो वे अखंडता के बारे में बताते हैं कि हम सभी एक अखंड भारत में रहते हैं। यानी अखंड भारत ऐसा भारत जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक जगह के किसान विद्रोह करना चाहते तो दूसरा बोला कि नहीं जो है वही सही है। तो वही बता रहा है कि अखंड है, एक दूसरे से मिला हुआ है। यानी एक विरोध करना चाहता है तो दूसरा भी उसी तरह होना चाहिए। तो वे यही कोशिश करते हैं कि वे भारत को अखंड मानकर चले, उसके बारे में सोचे, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं। वे भारत को एक विराट विश्व के रूप में देखते हैं। यानी जिस तरह हम दुनिया की विविधता के बारे में चर्चा करते हैं उस तरह से भारत में यदि आते हैं तो भारत में सारी विविधताएं हमें देखने को मिल सकती है। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। यानी ये काम, लोगों को ये अखंडता के बारे में समझाना, ये काम काफी मुश्किल था। मतलब उतना आसान नहीं था, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं था जितना मैंने सोचा था कि यार लोगों को समझाना कितना मुश्किल होगा। ऐसे किसानों को समझाना जिनकी नजरिया बहुत ही सीमित है, जो केवल इतना ही समझते हैं कि हमारे गांव में जो है वही जिंदगी है, उतना ही तक जिंदगी है। उन्हें मैं और किसानों के बारे में किस तरह समझा पाऊंगा। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं, दंत गाथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। यानी हमारे जो प्राचीन महाकाव्य है, जो एपिक्स है, जो दंत कथाएं हैं, उन सबकी उन्हें पूरी जानकारी थी। यानी लोग जो कथाएं सुनते थे वो एक दूसरे को स्थानांतरित करते थे, संचारित करते थे। कोई अपने माता पिता सुना और वो अपने बच्चों को सुनाते थे। इस तरह करते करते उन्हें सभी चीज की जानकारी थी। इन सभी से वो अधिक पहले से ही परिचित भी हो चुके थे, लेकिन उन्हें एहसास दिलाने की जरूरत थी कि हम एक अखंड भारत के निवासी है और हमें इस अखंडता को कायम रखना चाहिए। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा में उन्हें परिचित करा दिया कि हमारे देश की क्या स्ट्रक्चर, क्या अवधारणाएं हैं। और उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सभी चीजें पढ़ी, उन सभी धामों के बारे में जाना और उनकी यात्राएं भी की थी। उन्हें जानने की कोशिश भी की कि हाँ यहाँ पे क्या है।
कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। अब यहाँ से वो टॉपिक शुरू होता है जो भारत माता के बारे में हम पढ़ रहे थे, कि वे जब भी कभी कभी ऐसा होता था कि जब वो किसी सभा में जाते तो वे हमेशा एक स्वर की गूंज सुनते जो कि था भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशा है, कि भाई आप लोग जो बोल रहे हैं भारत माता की जय, ये क्या, इसका मतलब क्या है, आप किसकी जय बोल रहे हैं, और ये भारत माता है कौन। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी तरफ ताकने लगते। यानी लोगों में किसी ने ऐसा कहा हो कि हाँ भारत माता की जय, तो सभी लोग मान गए, सभी गांव के किसान बोलने लगे कि भारत माता की जय। लेकिन जब नेहरू जी उनसे पूछते कि भारत माता क्या है, कौन है, आप किसकी जयकार बोल रहे हैं, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि क्या जवाब दे, ये क्या है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के द्वारा कोई कहे हुए बातों को हम भी दोहराने लगते हैं, लेकिन हमें असली मतलब उसका पता नहीं होता है, और जब पता चलता है तो हम समझ में आता है कि हम क्या कर रहे थे, कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। आखिर एक हट्टा कट्टा जात न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है कि यह भारत माता हमारी धरती है। और फिर आखिर में कोई एक व्यक्ति उठता और कहता कि ये जो भारत माता ये हमारी मिट्टी है, यानी हम अपनी इस मिट्टी की जय बोल रहे हैं, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? ठीक है, आप मिट्टी की जय बोल रहे हैं, लेकिन मिट्टी में भी कौन सी? पूरे देश में इतनी सारी मिट्टियां हैं, आपके गांव की मिट्टी है, आपके शहर की मिट्टी है, पूरे देश की मिट्टी है, तो किस मिट्टी की जय? उनके अपने गांव के दूसरे गांव के टुकड़े या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी, यानी कि एक छोटे से जो टुकड़ा है गांव का उसी का मिट्टी, या फिर पूरे देश की मिट्टी। प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। यानी हमेशा मैं प्रश्न करते रहता कि हाँ भारत माता है, यदि मिट्टी है तो कौन सी मिट्टी है? फिर उसका जवाब आता कि हाँ पूरे देश की मिट्टी है। तो मैं उसमें भी प्रश्न कर देता, यानी कि मेरे प्रश्नों का सिलसिला जारी रहता। मैं पूछता रहता कि हाँ भारत माता कौन है। तो जब तक वे आखिर तक प्रयत्न करते रहते तो मैं प्रश्न करते जाता, और जो कुछ भी उन्होंने सोच रखा है, ठीक है, कभी कभी जब शिक्षक सवाल करते हैं तो हम लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये हो सकता है, वो सही नहीं होता है, फिर दूसरा हम जवाब देते हैं कि हाँ ये सही हो जाए। तो उसी तरह गांव के लोग भी हमेशा प्रयास करते थे कि मैं कुछ ही बोलूं और पंडित जी समझ जाए, यानी कि नेहरू जी समझ जाए। फिर भी इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जो कुछ भी किसानों ने, जो कुछ भी लोगों ने भारत माता के बारे में सोच रखा है कि हाँ ये भारत माता है, ये धरती की मिट्टी भारत माता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो सब क्या है? तो भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। यानी केवल भारत की मिट्टियां ही नहीं है, मिट्टी के अलावा और क्या है? पहाड़ भी है। ये जो पहाड़ है, नदियां हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, ये जंगल हैं, और ये जो फैले हुए जो खेत है जो हमें खाना मुहैया कराते हैं, ये सभी हमें प्रिय हैं। यानी कि भारत माता में केवल धरती की बात हम नहीं कर रहे हैं, धरती के अलावा जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल है और खेत हैं, ये सभी भारत माता के हिस्से हैं। लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। क्या अगर भारत की जनता, हम भारत माता की जय बोल रहे हैं, इसमें सबसे जो अधिक महत्व जिस चीज का है वो क्या है? भारत की जनता। यदि भारत की जनता ना हो तो क्या ये
ये संभव हो सकेगा? उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हुए हैं। यानी कहने का क्या अर्थ है कि अगर ये पूरी भारत की धरती है, उस पर जो कुछ भी है, ये नदियां हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है लोग। तो भारत के लोग सबसे महत्वपूर्ण है ये सभी चीजों में। तो वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर से फैले हैं, भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। यानी हम जो बोल रहे हैं भारत माता की जय, उसका क्या आशा है? यानी भारत माता की जय मतलब कि भारत की जो संपूर्ण जनता जनार्दन है उसकी जय, पूरी जनता की जय, यानी उसकी विजय हो। जो संघर्ष हम कर रहे हैं उसमें सफलता मिले। मूल रूप से भारत माता की जय का यही आशा है। तो ये इसका एक प्रश्न भी बन सकता है कि भारत माता से क्या आशा है, तो आप ये सभी बता सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। यानी जब उन्हें पता चला कि भारत माता की जय जो हम बोल रहे हैं उसका वास्तविक मतलब क्या है, क्योंकि वो तो लोगों से एक दूसरे सुनकर सभी लोगों में फैल गया था, वो सभी लोग बोलने लगे थे, लेकिन उनका असली मतलब नेहरू जी ने बताया कि देखो कि भारत माता की जो जय हम बोल रहे हैं, इसका मतलब केवल धरती नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये पूरी धरती है वही भारत माता है, हम उसी की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन इस धरती को आज़ाद कराना, इस धरती पे जो भी चीज़ है, जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, यहाँ के लोग हैं, आप सभी जनता जनार्दन हैं, ये सभी भारत माता के ही अंग हैं। और मूल रूप से जो भारत माता की जय का आशय है कि हम सभी जनता जनार्दन की जय, यानी भारत माता की जय हो अर्थात हमारी विजय हो, हम सभी जनता जनार्दन की विजय हो, तभी ये धरती भी शांतिपूर्वक रह सकती है और जो पहले की तरह थी उसी तरह से फिर से आ सकती है वापस। ठीक है, तो भारत माता की जय का यही मतलब है। तो आज ये समाप्त होता है यहाँ पे एक और सॉफ्ट टॉपिक। और मैंने इसका फ्लो चार्ट नहीं बनाया क्योंकि इसमें अधिकतर कुछ नहीं है। इसमें यही एक प्रश्न बन सकता है कि भारत माता से क्या आशय है, तो आप यही सब लिख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा कि इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया जाए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस तरह से अच्छा समझ पाते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसको डाल दूंगा। और इसके बाद जो भारत की विविधता और एकता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज तो शोरगुल के कारण मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।